नमस्कार, मैं हूं अंकित परमार। आप देख रहे हैं मृदुभाषी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नेकी की बात मृदुभाषी के साथ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंदौर के सुप्रसिद्ध समाज सेवी किशोर कोडवानी जी। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। और सबसे पहला सवाल और सामान्य सवाल, सर आपकी समाज सेवा की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, कैसे हुई और कब हुई? मेरा जन्म जिस तुख और तासीर मतलब जिस वंशज में हुआ वो सामाजिक पृष्ठभूमि का था। मेरे पिताजी सिंधी समाज को पूरे देश में ऑर्गेनाइज करने में और जनसंघ के जन्मदाता देश के 20 नाम यदि आप लिखोगे तो उनमें एक मेरे पिता थे। तो मेरा तो जन्म ही उस परिवेश और उस तासीर में हुआ है। ये जरूर है कि विवाह के बाद, क्योंकि मेरा विवाह भी जो है सामाजिक किसी कुरीति को तोड़ने के लिए पिताजी ने जो निर्णय किया वहां से हुआ। उसके पहले मैं उच्छृंखल वास्तविक किशोर था, हरसिद्धि का बाशिंदा था। हरसिद्धि में सबसे नटखट और उच्छृंखल बालक था। वहां से मेरी सामाजिक जिंदगी 79 से बदली। जी सर, दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि प्रशासन पर आप लगातार, सरकार पर आप लगातार आरोप लगाते रहे, तो कितने बुनियादी आरोप आपके हैं? और जिस तरह से लॉकडाउन में गरीबों पर जो असर हुआ है उसमें भी आपने लगातार सरकार पर आरोप लगाए। सरकार पर आपने और प्रशासन पर आपने ये भी आरोप लगाए कि कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसमें भी हेरफेर हुआ है, तो वो कितने बुनियादी हैं और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहला प्रश्न तो मैं आरोप किसी पे लगाता नहीं जी। न भ्रष्टाचार पे कभी मैंने बोला है। मेरा ये मानना है कि ये शहर मेरा परिवार है। मेरे परिवार के जितने भी बाशिंदे हैं वो मेरे शरीर के, मेरे स्वभाव के, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए मैं कभी भी आक्षेप किसी के ऊपर नीतिगत आधार पर जरूर लड़ाई लड़ी है, किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी के खिलाफ कभी नहीं बोला और न बोलूंगा। उसका एक छोटा उदाहरण देता हूं। जब नदी सफाई हो रही थी नौलखा पे, तो मनीष सिंह जी बोले, कोडवानी आप इस तरीके से काइनेटिक पे घूमते रहते हो और इतने झगड़े कर रहे हो नदी पे, कहीं कोई घटना घट जाए तो, इसलिए मैं आपको गाड़ी और गार्ड देता हूँ। मैंने कहा साहब, मेरे से यदि घटना भी घट जाएगी तो मैं FIR करने नहीं जाऊँगा। तो बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा साहब, जब मैंने परिवार, मेरे को चावल तो देने नहीं आया कोई कि आपने हमारी करो। मैंने ये माना कि ये मेरा परिवार है। मेरे परिवार में यदि एक पागल हो जाएगा तो गोली मारूंगा, इलाज करूंगा। तो मेरे परिवार में यदि किसी ने मेरे साथ दुर्घटना भी घटा दी तो मैं कभी FIR नहीं करूंगा। इसलिए मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाता हूं। लेकिन यदि मेरे को कुछ विधाता ने, उस प्रकृति ने कोई अकल दी है, सोचने का मादा दिया है, लड़ने की क्षमता दी है, संस्कार दिए हैं, तो उन चीजों को मैं परिवार के बीच में प्रशासन स्तर पर रखता हूं। नहीं मानते हैं तो न्यायपालिका के स्तर पर रखता हूं। और सौभाग्य है मेरा, मेरे घर कभी आप आएंगे तो आपके स्टूडियो से 1.5 कमरा है मेरा, और इंदौर में सबसे कम RTI मेरी है। बामुश्किल मेरी 25 RTI भी नहीं मिलेगी पूरे इंदौर में, और 250 स्क्वायर फुट के कमरे में सारा रिकॉर्ड है। और आज की तारीख में रिकॉर्ड इतना है कि एक दिन न्यायालय में नगर पालिका ने समय मांगा कि सर हमें समय चाहिए, कुछ दस्तावेज इकट्ठा करना। तो जस्टिस ने ये कहा था कि आप निश्चिंत रहो, हम पिटिशनर को कह देते हैं, वो आपको दस्तावेज दे देगा। तो ये जो आपका करने का, काम करने का जो तरीका और उसका जो व्यवहार है वो इससे सिद्ध करता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि प्रशासन को मेरी कारण कई कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन कभी प्रशासन ने, न मैंने द्वेष रखा न उनने द्वेष रखा। आज भी मुझे कई डॉक्यूमेंट ऐसे प्रशासन दे देता है जो नहीं देना चाहिए। अनेकों मेरे पास डॉक्यूमेंट ऐसे मिलेंगे आपको। तो ये मैं नहीं कहूँगा और आपसे भी क्षमा चाहूँगा कि मैंने किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाता। व्यवस्था के दोष बताना मेरा फर्ज है। जिस तरह परिवार का यदि मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ तो परिवार में जो गलती होगी वो मेरा फर्ज जिस तरह बताना है, उसी तरह शहर के अंदर जो गलती हो रही है उसको प्रशासन, शासन के सामने रखना मेरे दायित्व है। सर, एक और सवाल आपसे कि लॉकडाउन में जिस तरह से गरीबों पर प्रभाव पड़ा और लगातार ये बात सामने आई कि गरीबों को, जिनकी रोजी रोटी की जो समस्या है वो हो रही थी, उसके बाद खाने की भी कई समस्या आई,
तो उसमें आपकी जानकारी में क्या प्रशासन ने किया है, क्या सही किया है, क्या सही कदम उठाए हैं, क्या समय रहते लॉकडाउन की पूरी तैयारियां नहीं हो पाई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य मेरा ऐसा है कि अब देश में जुमलों और प्रतीकों पे हम काम कर रहे हैं। जुमलों और प्रतीकों से समाधान कभी नहीं होगा। इंदौर में भी जो व्यवस्था हुई वो केवल जुमले और प्रतीकों के आसपास हुई। जो भी काम किया वो प्रतीकात्मक किया, स्ट्रेटेजिकल बेस नहीं किया, ग्राउस रूट पे नहीं किया। 9 अप्रैल को जिस दिन मनीष सिंह जी ने इंदौर आकर चार्ज ली, शाम को उनने शपथ ली थी यहाँ आकर, और मैंने दोपहर को उनसे फोन पे बात की। मैंने उनसे एक ही शब्द कहा था कि सर, आपने कचरा प्रबंधन जो खड़ा किया है, मेरे शहर में 2000 से ज्यादा आपके रूट बने हुए हैं, गाड़ियां चलती है उसमें, और हर एक रूट पे एक सब्जी वाले को भी डाइवर्ट कर दो, उसी रूट पे वो चले। उससे ये होगा कि घर घर सब्जी पहुंच जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा, जवाब उनका जो था तत्काल ये था कि इसको 2 साल लगे कोडवानी जी सेटअप को जमाने में। मैंने कहा सर, इसमें सेटअप जमाने की जरूरत ही नहीं है, सब्जी वाले ऑलरेडी हैं, ठेले ऑलरेडी इनके पास हैं, नहीं है तो 200-400 ठेले खरीद के दे दिए जाए और ये एक सिस्टम को चलने दिया जाए। आपने पूरे लॉकडाउन में और पूरे कोरोना महामारी में अल्टीमेटली गोल क्या बताए? शारीरिक दूरी रखना है, ताकि मेरी अंदर यदि कोरोना है तो आप में ट्रांसफर नहीं हो। दूसरा, आपने ये कहा कि बॉडी सबका रेजिस्टेंस इतना हो, क्योंकि ये अब तो सिद्ध हो गया कि 25% देश के नागरिक कोरोना प्रभावित हो गए। भले वो इलाज की सूची में बामुश्किल 5% भी नहीं आए, 95% लिस्ट में नहीं आए हैं इलाज कराने, लेकिन वो 25% कोरोना प्रभावित हो चुके। मेरा मानना इससे भी ज्यादा है। मेरा मानना यह है कि कोरोना प्रभावित हर व्यक्ति हो चुका है। जिसके शरीर ने हजम कर लिया वो आपसे और मेरे से बात कर रहा है, जो हजम नहीं कर सका या जिसकी बॉडी सहन नहीं कर सकी वो हॉस्पिटल है या स्वर्गवासी हो गया। तो ये जो आधार था, ये जो हमें सोचना था इंदौर के लिए, वो हमने उस पर कोई काम नहीं किया। हमने सब्जियां बंद कर दी, दूध बंद कर दिया, फ्रूट बंद कर दिया। अरे तो ह्यूमिनिटी बॉडी में कहां से बनेगी? और जो हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन वाले क्षेत्रों के आदमी के लिए मैंने कोई व्यवस्था नहीं जुटाई। अरे इतनी बड़ी मूर्खता कर ली कि दूध बंद कर दिया मैंने, और आज भी सब्जी आज चालू हुई। फिर एक 5-7 दिन का एक फ्लो चला था कि सब्जी चालू रखी। मैंने जब लिख के दे दिया, कलेक्टर साहब ने एग्री किया। मैंने कहा साहब 20 बड़े ग्राउंड में आपको ये जगहें दे रहा हूं, ये आइडेंटिफाई करके दे रहा हूं, यहां आप 500-500 ठेलों की व्यवस्था 5-5 मीटर दूरी पे कर दो, और पूरे शहर से इनको कह दो कि आप कहीं भी ठेला लगाओगे तो जब्त कर लेंगे, माल भी, आप वहां जाकर व्यापार करो। दूसरा, मैंने उनसे कहा था कि आप जो कह रहे हो सोशल डिस्टेंसिंग, मेरे शहर का घनत्व देश का सर्वाधिक घनत्व है और सर्वाधिक वाहन है। अब ऐसी स्थिति में आप सोशल डिस्टेंसिंग शब्द ही गलत है, शारीरिक दूरी शब्द है चल, तो शारीरिक दूरी कैसे रखोगे? गैप तो चाहिए ना। आज में गाड़ियां यदि सड़क पर खड़ी करी हुई है तो गाड़ियों के बीच में इतना फासला नहीं है जो आप 2 मीटर चाह रहे हो, तो लोगों के बीच में कैसे आएगा? मैंने उनसे कहा था कि 8 इवन व्हीकल कर दो। बात उनको जची, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं इस पे कोई फैसला नहीं कर पाऊंगा। सब्जी वाले मामले में उन्होंने जरूर निर्णय लिया, डिप्टी कलेक्टर को काम सौंपा, लेकिन आज भी उसको 8 दिन हो गए, अभी तक उसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब यदि स्थिति बिगड़ी तो ये सारा ठीकरा सब्जी और फल वालों के ऊपर फेंका जाएगा, जबकि गलतियां बहुत लोगों ने की है। जब आपने कोरोना में टाटपट्टी वाकल से लोगों को गिरफ्तार किया और जेल भेजा, तो आपने उनको चेक किया कि ये कोरोना प्रभावित है? नहीं किया। पता लगा कि 70 लोग जेल के अंदर हो गए। जहां सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन था, वहां 70 मरीज पैदा कर दिए मैंने। तो ये जो निर्णय करने के जो तरीके हैं, और अभी लॉकडाउन जो खुला है वो साइंटिफिक बेस पे इंदौर नहीं खुला है, केवल राजनीतिक दादागिरी पे खुला है। कल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि इंदौर की स्थिति बिगड़ी तो इसकी जिम्मेदारी राजनेता लेंगे या कलेक्टर के मत्थे डालेंगे? वो जो कमेटी बनी हुई है आपदा प्रबंधन की, उसमें निर्णय नहीं होता। उसके 1 घंटा पहले आप जब भी गए होंगे रेसिडेंसी पे, जिस दिन में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है, पार्टी की बैठक होती है, उसमें अध्यक्ष लीड करता है, हारे हुए विधायक करते हैं,
भूतपूर्व अध्यक्ष बैठता है, पार्टी के राजनेता बैठते हैं, वो बैठ के निर्णय करते हैं और उसको खाली सील टप्पे आपदा प्रबंधन में लगते हैं। तो जिम्मेदार कौन, राजनेता या प्रशासन? कल किसका गला पकड़ोगे आप? ये वैज्ञानिक लड़ाई है, ये साइंस के बेस पर है, मेडिकल बेस लड़ाई है। इसका निर्णय मेडिकल बेस होगा, न कि भावनात्मक तरीके से इसके निर्णय होना चाहिए। सर एक सवाल और आपसे, कोरोना काल में वाकई आपका काम जो है वो सराहनीय रहा है, उसमें प्रशासन की आपको क्या सहायता मिली, किस तरह से प्रशासन के द्वारा आपको मैंने पहला शब्द जो आपसे कहा कि जुमलों में और प्रतीकों में हम उलझ गए। मेरे देश के मुखिया ने जुमला ही गलत दे दिया। उनने क्या जवाब कहा? सोशल डिस्टेंसिंग, हिंदी अर्थ क्या हुआ? सामाजिक दूरी, जबकि उसका सही इंटरप्रिटेशन अर्थ जो है शारीरिक दूरी है। तो पूरे राजनेताओं और प्रशासन के बीच में इस शहर के बाशिंदों के इतनी सामाजिक दूरी हो गई कि सवाल ही खत्म हो गए और निर्णय होते सीधे होना शुरू हो गए। एक बात और सर सामने निकल कर आई थी कि कई समाज सेवियों को और कई जो अच्छे काम कर रहे थे, गरीबों को खाना पहुंचा रहे थे, उन पर कई प्रकार के हमले हुए, प्रशासन ने उन पर चालान लगाए और प्रशासन ने उनको तंग किया। तो इस पर आपका क्या कहना है कि जहां पर प्रशासन जो है वो फेल हो रहा है लोगों की सहायता करने में? नहीं सर, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं दोष नहीं देता हूँ किसी को। मैं इस कोरोना काल में सबसे बड़ा योद्धा यदि किसी को मानता हूं तो पुलिस को मैं सलूट करूंगा। पुलिस की शब्द लेते से ये दिख जाता है कि ये प्रताड़ित करने वाला, मारने वाला, बदतमीजी करने वाला शख्स। लेकिन इस युद्ध में सबसे अच्छी भूमिका किसी ने निभाई तो वो केवल पुलिसकर्मी ने निभाई है। जिसकी ड्यूटी थी, जिसके कारण, जिसके आधार पे हम युद्ध लड़े, वो था डॉक्टर। सबसे बड़ा नालायक यदि इस देश में कोई निकला तो इस युद्ध में डॉक्टर निकला। सारे डॉक्टर घर जाके बैठ गए। मेरे शहर में 3000 डॉक्टर होने के बाद मात्र 200-250 डॉक्टर शासकीय पूरे शहर को कोरोना संभाल रहे थे। क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी? उनके अपने लाजिक हैं, वो हमसे पूछकर डॉक्टर बने। जिस दिन उनने ओथ ली, जिस दिन पढ़ाई शुरू की डॉक्टरी की, उस दिन उनने तय कर लिया था ना कि मुझे इस पीड़ा वाले आदमी के बीच में जीना है। तो फिर क्यों भागे ये युद्ध के मैदान से? वो ताली थाली इनके नाम की बजी। ये मेरा बस चले तो इनको लाइन से खड़ा करके गोली से उड़ा दो। और ये बात मैंने न्यायालय में भी याचिका लगाई है, कलेक्टर से भी कहा कि भाई इनका आप लाइसेंस निरस्त करो 6 महीने के लिए। क्यों नहीं ये मैदान में उतर रहे हैं? सबसे बड़ी ड्यूटी तो इनकी है। जिस तरह से उनका फर्ज है, उन्होंने ओथ ली, शपथ ली, वो काम। अरे मेरे पैसे से डॉक्टर बने, अपने बाप की कमाई से वो डॉक्टर नहीं बने। बिल्कुल सरकार का पैसा ही था, हमारा जनता मेरा पैसा था ना, हम सबका था ना। हमारे पैसे से पल के जो बड़ा बच्चा हो और हमारे घर के परिवार के दुख सुख में काम नहीं आए तो वो घर में रहने के योग्य ही नहीं है, उसको घर से बाहर कर देना चाहिए। हमें इसको समाज से इनको प्रताड़ित करना चाहिए डॉक्टरों को, ताकि भविष्य में ऐसी गलती फिर नहीं दोहराए हो। सरकार से सर क्या उम्मीद करते हैं आगे वाले समय में? जो सरकार से मैंने उम्मीद खत्म कर दी जी सर। और जिस तरह से भीष्म पितामह के समक्ष और धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन के विरुद्ध न्याय मांगने वाली बात अब शासन पर लागू हुई है। हमारा ढांचा ऐसा हो गया है, ये प्रजातांत्रिक जो ढांचा था, इस ढांचे का जो मुखिया है वो धृतराष्ट्र है, वो है मेरा न्यायपालिका। और जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो गंधारी बन के बैठा है, क्योंकि पति मेरा अंधा है इसलिए मैं भी पट्टी बांध के बैठी हूं। और भीष्म पितामह जिसके पास, प्रशासन के पास ताकत है, वो कह रहा है मैं कुर्सी के प्रति लायक हूं। मेरा काम तो और आपका काम केवल विदुर का बचा है। दृष्टांत जब ये पूछते हैं तब दृश्य बता देते हैं। इनको बुरा लगता है तो पूछते हैं कि भैया तू हमारे पाले में है या उनके पाले में? पाले की बात होती है। तो ऐसी स्थिति में द्रौपदी चिरण हो गई और महाभारत छिड़ेगी, उसका केवल इंतजार है। महाभारत की विरोचना तो बन चुकी है द्रौपदी चिरण के साथ। मेरे देश के 15 करोड़ गरीब जब धूप की तपती सड़क पर चला था, मैं जिस घर से आया हूं, मेरे पूर्वज पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, उनने भी इतना पैदल नहीं चले, उनको भी खाने की व्यवस्था इस सरकार ने की थी। लेकिन ये मजदूर 700 और 1200 किलोमीटर जब पैदल चला है, तो आप मुझे बता दो ये कितनी पीढ़ियां इसमें दर्द झेलती रहेगी, कितने पीढ़ियों तक ये दर्द चुभता रहेगा। शासन तो बचा ही नहीं उस हिसाब से। सर गरीबों की जो हालत रही है
आप बता रहे हैं कि उनको पलायन करना पड़ा, काफ़ी मतलब तमाम सारी मुश्किलें आई। उसके बाद भी सर लगातार जो है वो संख्या कोरोना संक्रमितों की बढ़ती जा रही है, देश में 9 में बढ़ती जा रही है। तो जनता सर क्या उम्मीद करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की जो है चीज़ें करना चाहिए ताकि वो सेफ रहें? आज आपने अखबार पढ़ी है? जी सर। मेरे गृह मंत्री ने क्या कहा है आज? सर गृह मंत्री तो खुद कोरोना नहीं, उसने आज बयान क्या दिया है कि ये प्रदेश के नागरिकों को छोड़ दिया जाए, इनके जीवन पे डूब मरना चाहिए मेरे शासन को। मेरे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ इंदौर आके कहता है कि मैंने 2000 बिस्तरों की व्यवस्था हो गई है, 200 लोग यदि प्रभावित होते तो मेंटेन कर लेंगे। ये जब मानसिकता बन जाएगी कि इतने तो मर जाओ, इतनी व्यवस्था मैंने कर दी है, तो शासन बचा कहां, प्रशासन बचा कहां, सोच सामाजिक और मानवीय सोच बची कहां मेरे देश में? जी सर। और आज भी ये देश यदि चल रहा है जो कुछ, तो इस देश के नागरिकों के बलबूते पे चल रहा है। आप मेरे साथ सड़क पे चलो, 90% में आपको मास्क लगे हुए लोग दिखा दूंगा। 90 से ऊपर मिलेंगे, नीचे नहीं मिलेंगे। सर और रविवार के दिन कौन सा पुलिस लगती है? आपने कहीं सड़क पे देखी? नहीं। लॉकडाउन रहता है ना संडे को, जी, सन्नाटा क्यों हो जाता है? लोगों में है इतनी जागरूकता। इनको नहीं समझाना है, समझाना अकल के टेंटों को, जिनने व्यवस्था और जिनने निर्णय लेना उनको समझाना है। जी सर। ये बेचारा तो ढोर है यार, इसको तो ढोर बना रखा है आपने, जिधर हकलोगे उधर चला जाएगा। एक और सवाल सर, नगर निगम जो है टारगेट दिया था नगर निगम ने पुलिस कर्मियों को लगातार कि आपको इतने चालान बनाना है, इतनी संख्या में चालान बनाने हैं, तो उस पर भी सर लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। जो गरीब हैं, जिनके जेब से 20 रुपए निकलना भी मुश्किल है, उन पर भी 200 रुपए के जो है वो चालान थोपे जा रहे थे। पुलिस कर्मियों को एक टारगेट दिया गया था कि आपको सीमित संख्या में जो है वो चालान बनाने हैं। आदेश कौन देता है? तो शासन प्रशासन मैंने उसी की मूर्खता को तो इतनी देर से रोना रोया। जिस प्रशासन और शासन को इतनी अकल नहीं, उनने दारू सबसे पहले खोली। पहला लॉकडाउन दारू पे खुला है, मदिरालय चालू है, मंदिर आज भी बंद है भाई साहब। और देश में ढोंग कर रहे हैं हम कि राम जन्मभूमि की शिलान्यास हो रहा है। डूब मरना चाहिए मुझे मंदिर जाने से मना है, मदिरालय जाने की छूट है। ये यदि निर्णय होंगे तो हश्र इससे बदतर ही होंगे, अच्छे कभी नहीं हो सकते। सर लगातार दिखावा किया जा रहा था, जैसे कि हमने दिल्ली की भी खबरें सुनी कि लगातार अस्पतालों में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे, ये अभी भी चल रहा है। कईयों की मौतें हो गई, इंदौर में भी कई स्थिति सामने आई थी। मुझे आप बता दो, जिस शहर में 600 एम्बुलेंस है जी, आपके ऑफिस के बाहर BRTS है जी, दिन भर में कितनी एम्बुलेंस उसमें चलती है? सैकड़ों। वो कहां थी उस दिन कोरोना के लॉकडाउन में? क्यों नहीं कलेक्टर ने राजसद की? लिख के देने के बाद कमिश्नर को, संभागायुक्त को मैंने लिख के दिया कि ये गाड़ियां राजसद की जाए। मरीज बेचारा काइनेटिक पे जा रहा, तब भी नहीं हुई। और मूर्खता का निर्णय देख लो, ओला बुक हो गई। ओला में मरीज जा सकता है? ओला की सीट पे आप सोशल डिस्टेंसिंग में उसका अटेंडेंट में और ड्राइवर तीनों को कैसे बिठा लोगे, ये समझा दो। कैसे निर्णय हो रहे? क्यों नहीं 600 वो मेरे शहर की जो एम्बुलेंस थी वो राजसद क्यों नहीं हुई उन दिनों में? जरूरत थी ना। वो किस काम की है गाड़ी? मरीज के काम की है ना। 600 रजिस्टर्ड है मेरे इंदौर RTO में, और इंदौर में 60 एम्बुलेंस नहीं मिली उस दिन प्रशासन को, ओला बुक कर दी। ये मानसिक धरातल और सोच है प्रशासन का। अब आप ओला में मेरे को सुला के बता दो पेशेंट, नहीं हो सकता सर। और अटेंडेंट को क्या करूं? छत पे बिठाओ? कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाओगे आप उसकी? और उस पेशेंट को ले कैसे जाओगे आप? सीट के दरवाजे पे उसको आधा टिकाओगे तब भी जाके वो पूरा नहीं लेट सकता उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेबाक बातें रखी हमारे सामने, साफ सुथरी बातें रखी, बिना किसी डर के और बिना किसी घबराहट के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े रहिए मृदुभाषी के साथ और देखते रहिए नेकी की बात मृदुभाषी के साथ। हम लाते रहेंगे ऐसे ही समाज सेवी कोरोना योद्धा आपके सामने, और होगी उनसे चर्चा। धन्यवाद।